हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद विकास मलिक। और आज हम करेंगे इट्स अनदर लेसन फॉर द हिंदू डेली वोकैब। देखो यार, तो आज के जो द हिंदू वर्ड्स हैं ये आपके आज के द हिंदू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट एडजेक्टिव होता है। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटिंग डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट बीइंग कंसीडर्ड। तो कोई चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड हो उसको पर्टिनेंट बोल देते हैं, या रेलिवेंट चीज़ को। तो कुल मिला के अगर हिंदी में बात करें तो अगर कोई चीज़ उपयुक्त है उस सिचुएशन से या उस टॉपिक से तो बोल देते हैं पर्टिनेंट है। फॉर एग्जांपल पर्टिनेंट क्वेश्चन, पर्टिनेंट रिमार्क, पर्टिनेंट सजेशन। तो यानी उपयुक्त क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन, द सेम वे रिमार्क, सजेशन। माई अपकमिंग बुक इज़ पर्टिनेंट टू मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो मेरी जो आने वाली बुक है वो रिलेटेड है, मॉडर्न रिलेटेड है, यानी कि पर्टिनेंट है मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के साथ। इट्स नॉट पर्टिनेंट टू डिस्कस परचेजिंग फरारी व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड न्यू बिजनेस। तो अभी अभी काम शुरू किया और अभी फरारी लेने की बात करना, ये पर्टिनेंट नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। सिनोनिम्स रेलिवेंट, एप्रोप्रिएट, एपोजिट, एप्रोपोज। एंटोनिम्स इररेलिवेंट, एब्सर्ड, इनएप्रोप्रिएट। अगर पिक्चर में आप देखो, व्हाट यू थिंक इज इट्स इम्पोर्टेंट, व्हाट इंटरेस्ट देम, व्हाट्स रेलिवेंट। तो ये पोर्शन रेलिवेंट है। तो ये पोर्शन क्या है? ये रिलेटेड पोर्शन है दोनों के बीच का। न्यूज़पेपर, मोर पर्टिनेंटली, in a clear departure from the past, New Delhi has been carrying out construction of infrastructural projects along the LAC, a long overdue activity which is something that seems to have made China uneasy. तो इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया उसने चाइना को अनईजी कर दिया। तो मोर पर्टिनेंटली क्लियर डिपार्चर फ्रॉम पास्ट। तो मोर पर्टिनेंटली मतलब मोर अप्रोप्रिएटली है, पास्ट में जो इंडिया का स्टैंड था उससे डिपार्चर है, उससे अलग हटके इंडिया ने स्टैंड लिया। तो पर्टिनेंटली का यहाँ पे ये सेंस बनती है, इस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड कॉनंड्रम है। दिस इज अ नाउन। कॉनंड्रम होता है अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। तो कोई भी ऐसी समस्या जिसको निजात पाना आसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड केयर एंड पेरेंटिंग दीज डेज इज़ अ रियल कॉनंड्रम फॉर वर्किंग पेरेंट्स। तो वर्किंग पेरेंट्स के लिए चाइल्ड केयर और पेरेंटिंग इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम, ठीक है। ज्यूरिस्ट आर फेस्ड विद मॉरल कॉनंड्रम्स व्हेन कॉम्प्लिकेटेड केसेस कम टू देम। जब ज्यूरिस्ट लोगों के पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं तो उनके लिए एक मॉरल कॉनंड्रम खड़ा हो जाता है, यानी कि मॉरल एक नैतिक समस्या, नैतिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। The drafting committee is set up to ease out legislative conundrums. तो ड्राफ्टिंग कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जो उसमें लेजिस्लेटिव जो कॉनंड्रम्स हों, यानी लेजिस्लेटिव जो इश्यूज हों, प्रॉब्लम हो, उनको हटाया जा सके। सिनोनिम्स प्रॉब्लम, ट्रबल, हिच, कैच 22। एंटोनिम्स की अगर बात करें, सॉल्यूशन, की, ओपन बुक, ऑब्वियस। तो हाउ साइंटिफिक इनोवेशन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। साइंटिफिक इनोवेशन ने एफिशिएंसी तो बढ़ा दी, बट कैन मेक आवर एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रॉब्लम वर्स। लेकिन इससे एनर्जी और क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स है वो वर्स होगी। वर्स होगी तो क्या होगी? कॉनंड्रम होगी वो, कॉनंड्रम। न्यूज़पेपर में दिया था, द चाइनीज एंगल टू J&K कॉनंड्रम डिजर्व्स मोर अटेंशन हेयर। तो J&K कॉनंड्रम मतलब J&K की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसका जो चाइनीज़ एंगल है, इट डिजर्व्स अटेंशन, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंकर्जन। इंकर्जन नाउन है। इंकर्जन का मतलब होता है अ सडन और अनवांटेड एंट्रेंस टू अ प्लेस और एरिया कंट्रोल्ड बाय अदर्स। ऐसा या तो मिलिट्री अटैक में होता है या फिर कोई किसी के पर्सनल स्पेस में, प्राइवेट स्पेस में एंटर कर जाए तो भी इट मीन्स द सेम थिंग। Incursions into enemy territory, Chinese incursions in Ladakh area, terrorist makes frequent incursion across the border, incursion into past, incursion into history, incursion into subject, into someone's life। तो
सिनोनिम्स इन्वेजन, ट्रेसपास, अटैक, ऑनस्लॉट, वायलेशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिट्रीट यानी वापस जाना, रिपल्शन, सबमिशन, सेटलमेंट। इमेज में आप देख पा रहे हो सोल्जर है, तो सोल्जर ने क्या किया, एक्शन हो रहा है और सोल्जर यहाँ पे एक बिल्डिंग में एंट्री लेना चाह रहा है। तो एंट्री लेना चाह रहा है तो मतलब सोल्जर एक इंकर्जन करना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इंकर्जन का मतलब होता है एकदम सडन अटैक करके ऐसी सिचुएशन में, अटैक की सिचुएशन में कहीं एंट्री ले लेना, घुसपैठ कर लेना भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि इससे सिनोनिम्स है ट्रेसपास, इन्वेजन, अटैक, इसी सेंस में यूज़ होगा वर्ड ये। तो न्यूज़पेपर की अगर बात करें, इंडियाज़ न्यू फाउंड एक्टिविज्म ऑन अक्साई चीन and the PLA's incursions into areas in eastern Ladakh must be viewed in the broader context of a long-term geopolitical world. तो PLA's incursions, तो यानी PLA यानी जो चाइना की आर्मी है उसके incursion यानी उसकी जो घुसपैठ है वहाँ पे वो चीज़। प्रीपोंडरेंस ये नाउन है। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है या तो सुपीरियोरिटी, चाहे वो वेट की हो, पावर की हो, नंबर की यानी संख्या, इम्पोर्टेंस महत्व या स्ट्रेंथ, या फिर मेजोरिटी। तो ब्रॉड सेंस में इसको दो ही मतलब होते हैं, सुपीरियोरिटी और मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज़ मिलिट्री प्रीपोंडरेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, तो इंडिया की मिलिट्री सुपीरियोरिटी है। द प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस सजेस्ट दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, तो प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस यानी मेजोरिटी ऑफ एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। द प्रीपोंडरेंस ऑफ मराठास इन द डेक्कन, तो डेक्कन में मराठों की सुपीरियोरिटी थी। सिनोनिम्स डोमिनेंस, पैरामाउंस, सुप्रीमसी, प्री एमिनेंस। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो माइनॉरिटी, हैंडफुल, इन्फीरियोरिटी, इनसिग्निफिकेंस। इमेज में अगर आप देखो तो इसमें दिया हुआ प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, तो यानी जो मेजोरिटी ऑफ एविडेंस है वो ग्रेटर वेट ऑफ एविडेंस। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में दिया हुआ था डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज़ अ प्रीपोंडरेंट पावर इन द रीजन, तो क्षेत्र में प्रीपोंडरेंट पावर है यानी सुपीरियर पावर है। टर्स एडजेक्टिव है। टर्स का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों में बात को बोलना और थोड़े रूखे तरीके से बोलना, लोगों को लगे कि रूड है या अनफ्रेंडली है, जो कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। द पुलिस कॉन्स्टेबल वॉज शाउटिंग टर्सली एट द व्हीकल ओनर्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल, तो जो पुलिस वाला था वो थोड़ा टर्स तरीके से शाउट कर रहा था। ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ बीइंग टर्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसकी आदत है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, थोड़ा टर्स है, दो टूक जवाब देने की उसकी आदत है। द डिपार्टमेंट इशूड अ टर्स स्टेटमेंट, तो डिपार्टमेंट ने एक टर्स स्टेटमेंट यानी ऐसी स्टेटमेंट रिलीज़ की जिसमें बहुत कम शब्दों का यूज़ किया गया था, तो एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट रिलीज़ की। सिनोनिम्स कर्ट, इसका प्रॉपर सिनोनिम है एब्रप्ट, ब्रस्क इज ऑल्सो गुड सिनोनिम, शॉर्ट। एंटोनिम्स वर्बोज यानी बहुत ज़्यादा बोलना, रैम्बलिंग बकबक करना, पोलाइट होता है कि जो मतलब अच्छे से बात करे, स्वीट तरीके से बात करे, जबकि यहाँ पे होता है कि रूड और अनफ्रेंडली टाइप से। इसलिए जैसे इस लेडी ने इतना सारा बोला लेकिन इस आदमी ने सिर्फ इतना जवाब दिया, येस डियर, तो मतलब ही इज़ बीइंग टर्स, बहुत कम शब्दों में जवाब दिया। तो टर्स का मतलब क्या होता है? टर्स का मतलब, तो यहाँ पे टेप लगी हुई है ना इसके फेस पे, तो यूजिंग फ्यू वर्ड्स, चुप रहना, कम बोलना। न्यूज़पेपर में दिया था फॉर वन, न्यू दिल्लीज टर्स स्टेटमेंट्स अबाउट अक्साई चिन following the Jammu and Kashmir reorganization in August last year had not gone down well with Beijing। तो न्यू दिल्ली की जो टर्स स्टेटमेंट्स हैं यानी जो बहुत मतलब सदी हुई भाषा में जो कम शब्दों में जो स्टेटमेंट्स इंडिया ने रिलीज़ किए हैं अक्साई चीन पे, वो चाइना को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। स्पेट नाउन है। स्पेट के जो है दो तरीके से यूज़ होता है, इसके जो यूजेस हैं दो हैं। फर्स्ट है स्पेट ऑफ समथिंग। स्पेट ऑफ समथिंग का मतलब होता है अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स दैट हैपन सडनली एंड अबाउट द सेम टाइम। तो एक ही टाइम में बहुत सारी सिमिलर इंसिडेंट्स हो जाएं तो उसको बोल देते हैं कि स्पेट ऑफ समथिंग।
वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे देयर हैड बीन अ स्पेट ऑफ थेफ्ट्स इन द सिटी, तो स्पेट ऑफ थेफ्ट्स मतलब बहुत सारी चोरियाँ एक साथ हो गई, एक ही टाइम पे हो गई, तो स्पेट ऑफ थेफ्ट्स हो गया। सेकंड जो इसका यूजेज है वो है इन फुल स्पेड। ये जो यूज़ है ये जनरली रिवर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है इफ़ अ रिवर इज़ इन फुल स्पेड, रिवर अगर फुल स्पेड में है तो इट हैज़ मोर वाटर इन इट एंड फ्लोइंग फास्टर। तो नदी जब उफान पे चलती है तो उसको बोल देते हैं कि इन फुल स्पेड। फॉर एग्जाम्पल दिस मानसून यमुना इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इन फुल स्पेड, बी यहाँ पे मिसिंग है। देयरफॉर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैव बीन वार्न्ड। तो यमुना के इस मानसून में उफान पे रहने की संभावना है, तो अथॉरिटीज़ को पहले से ही चेतावनी दे दी गई है। सिनोनिम्स की बात करें तो सीरीज, स्ट्रिंग, आउटब्रेक, एपिडेमिक। एंटोनिम ड्रिप, शॉर्टेज, डेफिसिट, इनसफिशियंसी। पिक्चर में आपको दिया हुआ है स्पेट ऑफ थॉट्स। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्पेट ऑफ थेफ्ट्स, तो बहुत सारी चोरियाँ, तो स्पेट ऑफ थॉट्स का मतलब हुआ बहुत सारे विचार। देखो दिमाग में कितने सारे विचार चल रहे हैं, बिल्कुल फुल ही हो गया है बिल्कुल, तो स्पेट ऑफ थॉट्स। न्यूज़पेपर का अगर देखें, वाइल देयर आर अराउंड 400 ट्रांसग्रेशंस फेस ऑफ्स ईच ईयर ऑन एन एवरेज अलोंग LAC, द रिसेंट स्पेट ऑफ टेरिटोरियल ट्रांसग्रेशन बाय द PLA। तो रिसेंट स्पेट ऑफ टेरिटोरियल ट्रांसग्रेशन, स्पेट का मतलब तो बहुत सारे, और ट्रांसग्रेशन होता है घुसपैठ करना, वायलेशन करना। तो बहुत बार इन्होंने वायलेट किया है, कितनी बार किया है कि स्पेट ऑफ ट्रांसग्रेशंस हो गया है। तो इस तरीके से इसको समझो आप, बहुत बार वायलेट किया है। नेक्स्ट वर्ड इज फेट अकम्प्लाई, दिस इज अ नाउन। इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, कोई चीज़ जो पहले हो चुकी है और अब वो चेंज नहीं हो सकती है। तो मतलब वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, सर्टेनिटी है, रियलिटी है, डन डील है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट is considered as fate accompli in the post कोविड टाइम्स। तो पोस्ट कोविड टाइम्स के बाद ये ऑलमोस्ट एक सर्टेन चीज़ है कि लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। एनिमीज डिफीट वॉज अ फेट अकम्प्लाई लॉन्ग बिफोर द फॉर्मल सरेंडर। तो फॉर्मल सरेंडर से बहुत पहले ही उनकी जो हार थी वो फेट अकम्प्लाई यानी कि निश्चित हो गई थी। सिंस डेमोलिशन ऑफ द लाइब्रेरी वॉज फेट अकम्प्लाई, प्रोटेस्ट वुड बी फ्रूटलेस। तो लाइब्रेरी का जो डेमोलिशन था वो तो होना ही था, वो सर्टेन था, तो उसमें फिर प्रोटेस्ट करना फिजूल था। इट कैन ओनली बी फेट अकम्प्लाई इफ़ यू लीव इट ऑल टू द फेट। अगर आप सब कुछ फेट पे छोड़ दोगे तो फिर वही चीज़ रह जाएगी आपके लिए, वही चीज़ आपके लिए फिर ट्रू हो जाएगी, वही चीज़ आपके लिए सर्टेन निश्चित हो जाएगी, फेट अकम्प्लाई हो जाएगी। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो रिवोकेबल, जिसे तोड़ा जा सके, बदला जा सके। ऑल्टरेबल, जिसे चेंज किया जा सके। एडिटेबल। न्यूज़पेपर में दिया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद टू बेसिक चॉइसेस, accept territorial loss as a fait accompli or force or negotiate a reversal to status quo ante unless of course the PLA unilaterally withdraws। तो इस पे इंडिया के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो टेरिटोरियल लॉस जो अक्साई चीन इंडिया ने लूज़ किया था उसको फेट अकम्प्लाई मान ले, यानी उसी को सर्टेनिटी, फैक्ट ऑफ रियलिटी या फैक्ट ऑफ लाइफ मान के चुप बैठ जाए, या फिर नेगोशिएट करे कि वहाँ से जो PLA है, चाइनीज़ आर्मी है, वो पीछे हट जाए और हमारी जगह खाली कर दे। ये मीनिंग है इसका यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिक। कम्युनिक इट्स अ नाउन। कम्युनिक का मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट, मे बी इट फ्रॉम गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल ग्रुप और एनीथिंग। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पार्टी हेडक्वार्टर हैज़ इशूड अ कम्युनिक डिनाइंग द रूमर्स अबाउट द पार्टी प्रेसिडेंट। तो पार्टी हेडक्वार्टर ने कम्युनिक यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ की है। वॉशिंगटन हैज़ इशूड अ कम्युनिक अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स, द कम्युनिक रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन पोल्यूशन सिचुएशन। तो पोल्यूशन बढ़ने पे दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ की है, कम्युनिक रिलीज़ किया है। सिनोनिम्स प्रेस रिलीज, मैसेज, स्टेटमेंट, मेमो। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो साइलेंस, नेगलेक्ट, हेटलेसनेस। पिक्चर में देखो ये बंदा क्या कर रहा है। पिक्चर में ये बंदा माइक के सामने बैठ के
ये कम्युनिक रिलीज कर कम्युनिक दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है ये बंदा, दिस गाय इज इशूइंग अ कम्युनिक। न्यूज़पेपर की अगर बात करें, इन फ्रांस लास्ट ईयर द ग्रुपिंग वॉज अनेबल टू इशू अ जॉइंट कम्युनिक ड्यू टू दिस डिफरेंसेस अ फर्स्ट इन इट्स 45-year-old हिस्ट्री। लास्ट ईयर जॉइंट कम्युनिक रिलीज नहीं कर पाए थे, यानी जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर पाए थे क्योंकि आपस में कुछ डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट वर्ड इज कैरी द डे। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू गेन विक्ट्री और बी सक्सेसफुल। तो विन, ट्रायम्फ, कॉन्कर, अकम्प्लिश। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, वेल ट्रेंड इंडियन आर्चर्स शुड कैरी द डे इन द फाइनल्स। तो इंडियन आर्चर्स जो वेल ट्रेंड है उनको जीत जाना चाहिए फाइनल में। बाइडन आफ्टर अ क्लोज फाइट कैरीड द डे। तो जो बाइडन जो यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं, ही कैरीड द डे, जीत गए। प्रोसिक्यूटर्स क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स कैरीड द डे विद द ज्यूरी। तो प्रोसिक्यूटर्स ये जो आर्ग्यूमेंट्स थी उनकी वजह से कैरीड द डे, वो जीत गए केस को। अपोजिट, लूज, कोलैप्स, फेल, फ्लाउंडर। तो इमेज में अगर आप देखो, बाइडन कैरीड द डे मतलब जो बाइडन इलेक्शन जीत गए, ही मैनेज टू विन द इलेक्शन। अब बात जैसे यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज ही कैरीड द डे। द साइड with conventional superiority and more border infrastructure would likely carry the day। तो वो साइड, वो पार्टी, वो कंट्री जिसके पास कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी होगी और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विल कैरी द डे, यानी वो जीत जाएगी, वो सक्सेसफुल रहेगी इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रिडक्स। इट्स एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ये, समथिंग दैट हैज़ बीन ब्रॉट बैक, रिवाइव्ड, रिस्टोर्ड, ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो टू प्रेजेंट समथिंग इन अ न्यू वे। फॉर एग्जांपल, मुगल आजम रिडक्स क्रिएटेड क्यूरियोसिटी ऑन सिल्वर स्क्रीन। तो मुगल आजम को जो दोबारा रिलीज़ किया था, तो उसको यानी दोबारा लाया गया था, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। दीवार हैपन टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अमिताभ्स एंग्री यंग मैन रिडक्स। तो दीवार मूवी से अमिताभ की जो एंग्री यंग मैन की जो इमेज थी वो रिडक्स हो गई, यानी कि वापस आ गई थी, came back again। The recent trade redux between both nations। तो ट्रेड रिडक्स यानी ट्रेड फिर से शुरू हो गई। तो ब्रिंग समथिंग बैक, रीग्रो, री इंट्रोड्यूस, रिस्टोर सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो अनरिन्यूड, अनरिवाइव्ड। पिक्चर में दिया हुआ ओल्ड पेंटिंग रिडक्स इन द म्यूजियम। तो इसका मतलब म्यूजियम में पुरानी पेंटिंग को रिस्टोर कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं इमेज में। न्यूज़पेपर में दिया था डोकलाम रिडक्स, यानी डोकलाम की जो समस्या है, डोकलाम पे जो चाइना के साथ इशू हुआ था, तो वो फिर से ताज़ा हो गया वो, इसका मतलब ये है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पर्टिनेंट का मतलब था रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट। कॉन्ड्रम था डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। इनकर्जन था इन्वेजन और ट्रेसपास। प्रीपोंडरेंस का मतलब था डोमिनेंस या मेजोरिटी या सुपीरियोरिटी। टर्स का मतलब यूजिंग फ्यू वर्ड्स। स्पेट का मतलब सडन सीरीज ऑफ इवेंट्स। फेट अकॉम्प्लाई होता है इरिवोकेबल फैक्ट, फैक्ट ऑफ लाइफ, सर्टेनिटी। कम्युनिक था ऑफिशियल स्टेटमेंट। कैरीड द डे मतलब जीत जाना, टू गेन विक्ट्री। रिडक्स मतलब जो अभी जो वर्ड किया है, ब्रिंग बैक और री इंट्रोड्यूस। ये आप एक बार खुद से करके देखना, फिर इसको साथ साथ कर लेंगे। टर्स का मतलब क्या था? टर्स का मतलब था कम शब्दों में बोलना और थोड़ा रफ तरीके से बोलना। तो इसका हो जाएगा कम शब्दों में बोलना मतलब यूजिंग फ्यू वर्ड्स। प्रीपोंडरेंस का मतलब था मेजोरिटी या सुपीरियोरिटी, तो ये आपका हो जाएगा मेजोरिटी और सुपीरियोरिटी, ये डोमिनेंस और मेजोरिटी। कम्युनिक का मतलब था ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इज दिस। कॉन्ड्रम का था मतलब प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो टफ प्रॉब्लम हो, तो ये आपका हो जाएगा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, सेकंड वाला। पर्टिनेंट का मतलब था रेलिवेंट या रिलेटेड, तो ये सबसे ऊपर वाला हो जाएगा, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट। रिडक्स अभी हमने किया था टू ब्रिंग बैक समथिंग, टू री इंट्रोड्यूस, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा। कैरी द डे का मतलब था जीत जाना, तो गेन विक्ट्री हो जाएगा। इनकर्जन का मतलब था कहीं ऐसे ही अटैक करके घुस जाना, तो इन्वेजन और ट्रेसपास। फिट अकम्प्लाई का मतलब था मतलब फैक्ट, सच्चाई, जो ऐसी चीज़ जो चेंज ना किया जा सके, तो इरिवोकेबल फैक्ट इसका बनता है।
स्पेट का मतलब था बहुत सारे इवेंट्स एक साथ होना, एक ही टाइप के, सडन सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब इसमें अगर वापस आए तो देखो, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट, तो दिस वाज पर्टिनेंट, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो दिस वाज कॉनंड्रम, इन्वेजन और ट्रेसपास, तो इसका था इंकर्जन, डोमिनेंस और मेजॉरिटी, दिस वाज प्रीपोंडरेंस, using few words, it was terse, sudden series of events, तो spate of something मतलब कोई भी चीज़ जिसकी एक साथ बहुत सारी एक साथ इवेंट्स हुए हों। इरिवोकेबल फैक्ट, तो ये था फेट अकम्प्लाई, ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट था कम्युनिक, गेन विक्ट्री, तो ये था कैरी द डे, ब्रिंग बैक और रीइंट्रोड्यूस, दिस वाज रिडक्स। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।